Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम PT 365 जो कि विजन IAS की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज इस इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक का पार्ट 11 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। जानते हैं कि क्यों है खबरों में, क्या है वजह। तो पाकिस्तान जी हाँ, पाकिस्तान को री इलेक्ट कर लिया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। हालांकि इसका बहुत सारे एक्टिविस्ट ग्रुप अपोज कर रहे थे क्योंकि इसका बहुत ही गंदा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड रहा है, लेकिन तब भी इसको उठा के यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर री इलेक्ट कर लिया गया है। तो अब आप कहेंगे कि पहले चीज तो बताओ कि ह्यूमन राइट्स क्या है। अब बहुत सारे लोग हैं, पता है, ज्ञानी है, और कुछ को नहीं पता है, नॉन ज्ञानी है। तो जो नॉन ज्ञानी है वो समझे कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, ये ऐसे राइट्स होते हैं, सिंपली आप ये कह लो कि जो ह्यूमन बीइंग के राइट्स है वे ह्यूमन राइट्स हैं। मतलब ये किसी भी स्टेट के द्वारा नहीं दिए जाते। बस एक इंसान हो तो आपके पास कुछ हक होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, हम सबको मिले हुए हैं। कोई इससे नेशनैलिटी से मतलब नहीं है कि तुम इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम कुछ हो, तुम कुछ हो तभी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये सबको मिले हुए हैं। नेशनैलिटी से, सेक्स से मतलब नहीं है कि तुम मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर, उससे मतलब नहीं है। नेशनल या एथनिक रीजन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रंग क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारा कोई स्टेटस क्या है, किससे भी मतलब नहीं है। ये तुम इंसान हो तो तुमको मिले हो, जब तक कि आपको छोटा भाई ना हो जो कि जानवर है। ठीक है, इंसान हो तो मिले हो। अब ये बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर आते हैं, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, है ना। अब उन लोगों को मिलता है टू दोज दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग। अब राइट टू लाइफ दिया जाता है भाई कि भैया आप ऐसी जिंदगी जिए जो हाँ आपके जीने लायक हो। आप भाई, आप इंसान हैं, आप पैदा हुए हैं तो आपके पास वो हक है कि आप अपनी जिंदगी जी सकते हो। ऐसे कि लीगल राइट फूड का, कि आप खाना खा सकते हो ना, आप पढ़ सकते हो, आप काम कर सकते हो, आपकी हेल्थ का, आपकी लिबर्टी का, सबके पास आपके पास हक है। अब देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसे अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1948 में। ये ऐसा पहला पहला ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को सेट किया था कि भाई ये ऐसे रहेंगे कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सली प्रोटेक्ट करे जाएंगे। इसका फंडामेंटल यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे सेटअप करा गया था। इतनी बात समझ लो आप मोटी मोटी। अब यही जो है ये UDHR, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, टुगेदर विथ टू कन्वेनेंट्स, इसने दो और चीजों के साथ मिलकर, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और साथ में इंटरनेशनल कन्वेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इन दोनों के साथ मिलके इसने इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स को बनाया। अब बात करेंगे कुछ चार ऐसे की फीचर्स के बारे में जो कि ह्यूमन राइट्स के हैं। जैसे कि पहला तो यूनिवर्सैलिटी है, सबके पास है, सबको मिलेंगे। दूसरा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी के राइट को लेके। तीसरा है इनएलिनेबल, छीन नहीं सकता कोई तुमसे ये। और चौथा है इनडिविजिबल या इंटरडिपेंडेंट, मतलब ये डिवाइड नहीं है इस तरीके से कि हाँ पकड़ो ये तुमको मिल गया, तुमको मिल गया, तुमको मिल गया, तुमको मिल गया, सबको मिले, सबको बराबर मिले। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है ना। जिस चिड़िया के बारे में सुन रहे थे उस चिड़िया के बारे में समझते हैं। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, काउंसिल फॉर ह्यूमन, HRC भी बोलते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल, ये एस्टैब्लिश हुई थी 2006 में। कैसे करी गई थी? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 60/251 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये एक प्रिंसिपल है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के अंदर आती है। और ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी काम करती है, रिस्पॉन्सिबल है, जिससे हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन करें पूरे ही ग्लोब में, पूरे अर्थ में ह्यूमन राइट को हम प्रमोट करें। साथ में अगर मान लीजिए कहीं ऐसी जगह ऐसा हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कहीं पे भी अराउंड द ग्लोब कोई खतरा है, तो हाँ उसके लिए हम तुरंत एक्शन ले, तुरंत यहाँ पे कदम उठाएं। अब
ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो आई, HRC जो आई, इसने रिप्लेस करा पुरानी वाली बॉडी को जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अभी जो काउंसिल को बनाया गया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को बनाया गया, इसमें कुछ 47 मेंबर स्टेट्स थे जिनको इलेक्ट करा गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा और एक सिंपल मेजॉरिटी वोट से। कैसे? सिंपल मेजॉरिटी वोट से इनको इलेक्ट करा गया, सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये वोट हुआ था। अब बात आती है कि मेंबर्स को कितने टर्म के लिए इलेक्ट करा जाता है। तो ये जो मेंबर्स है इस काउंसिल के, इनको 3 सालों के लिए रखा जाता है, विद 1/3 ऑफ द मेंबर्स बीइंग रिन्यूड ईच ईयर। मतलब 3 साल की मेंबरशिप रहेगी और 1/3 जो है वो हर साल जो है वो रिन्यू हुआ करेंगे। अब इस काउंसिल की मेंबरशिप किस पे बेस होती है? बेस होती है इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट पे। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से देखें तो ये यहाँ पे होती है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रीजनल ब्रेकडाउन। समझो, यहाँ पे जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं इनको 13 सीटें मिली हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट्स को 13 सीटें मिली हैं, 8 सीटें मिली हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट्स को, 7 सीटें मिली हैं वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स को, और बाकी की 6 जो सीटें मिली हैं वो मिली है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट को। तो इस हिसाब से सीटें हो गई हैं डिवाइड। और जितने भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं कि यहाँ पे रन करें फॉर अ सीट जो काउंसिल के अंदर है। 117 कंट्रीज जो हैं इन्होंने सर्व करा है काउंसिल मेंबर के तौर पे। अभी तक काउंसिल मेंबर के तौर पे 117 कंट्रीज ने सर्व करा है। और इसमें यूनाइटेड नेशन की अलग अलग जगह से, तो यूनाइटेड नेशन की डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है ना। हर एक को यहाँ पे राइट है कि जब यहाँ पे बोल सकें वो, है ना, ह्यूमन राइट वायलेशन के बेसिस पे सारी कंट्रीज के बेसिस, सारी कंट्रीज के लिए, तो सबके पास ये यहाँ पे हक है, चीजें हैं। साथ में ये 3 रेगुलर सेशंस इससे पर ईयर करे हैं, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 वीक्स के रहे, एंड कैन कॉल स्पेशल सेशंस टू रिएक्ट क्विकली टू अर्जेंट कंट्री एंड थीमेटिक सिचुएशन। मतलब ये होल्ड करती है 3 रेगुलर सेशन पर ईयर, है ना। टोटल कितना हो गया? टोटल एटलीस्ट 10 हफ्तों तक के लिए तो चलने ही चलेंगे, 3 सेशन मिला के 10 हफ्तों तक तो चलने ही है। और उसके साथ ये भी करेगी कि अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाए तो उसमें ये फटाफट से फिर से एक सेशन ले लेगी, वो स्पेशल सेशन कहलाएगा, है ना। सारी कंट्रीज को बुला के एक सेशन ले लेगी। इसके डिसीजन, रेजोल्यूशंस और रिकमेंडेशन ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते। याद रखिएगा, इस काउंसिल के जितने भी डिसीजन वगैरह होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, ये जनरल असेंबली की सब्सिडरी है। इसके तौर पे इसके एज ए सब्सिडरी ऑफ द जनरल असेंबली ये डायरेक्टली असेंबली को, जो असेंबली के 193 मेंबर्स हैं उन सब को ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। उसके साथ ये टेक्निकल सपोर्ट भी पाती है यूनाइटेड नेशन के ऑफिस से, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स से टेक्निकल सपोर्ट पाती है। जो ये है ना यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये एक ऑफिस है जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के अंदर ही आता है। ठीक है, अब बात कुछ 2018 की है, जब यूएस जो है अपना, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ से अपने आप को बाहर निकाल लिया और कहा कि इट इज अ सेसपूल ऑफ पॉलिटिकल बायस दैट मेक्स सम मॉकरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसने कहा कि ये कूड़ा कचड़ा है, पॉलिटिकल बायस है इसके अंदर, और ये एक तरीके से बेवकूफ बना रहा है ह्यूमन राइट्स के नाम पे। अब एक जो मैंने ऊपर बॉडी का नाम लिया था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR, मैंने इसका नाम लिया था ना कि ये टेक्निकल सपोर्ट इसको इससे मिलता है। तो ये क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, OHCHR जो है ये डिपार्टमेंट है एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का, और इसको यहाँ पे काम मिला है कि आप प्रमोट करिए, प्रोटेक्ट करिए जो इंजॉयमेंट है, फुल रियलाइजेशन है लोगों का, है ना। ये सारे के सारे मतलब जो लोग हैं वो हर तरीके से इंजॉय करें अपने सारे ही राइट्स को, जिसे यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ट्रीटीज में लिखा गया है। वो सारी के सारी चीज़ें यहाँ पे लोग इंजॉय करें। अभी जो मैंडेट है इसके अंदर क्या क्या आता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिक्योर करना, जो रिस्पेक्ट है हमारी ह्यूमन राइट्स के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, जो भी इससे रिलेटेड और जो भी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उन सब में मिलजुल के काम करना पूरे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और मजबूत भी बनाना, टाइम से एकदम यूनाइटेड नेशन का सिस्टम रहे ह्यूमन राइट्स की फील्ड में, सब फटाफट से काम हो जाए। इसके साथ
ये मैंडेट रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो ऑफिस है, ऑफिस लीड्स एफर्ट को, ताकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो अप्रोच है उसे इंटीग्रेट करा जाए सारे उस काम में जिसे करा जाता है यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के द्वारा। तो मतलब जो भी यूनाइटेड नेशन एजेंसीज काम कर रही हैं वो सारे के सारे में ह्यूमन राइट्स को महत्वता दी जाए। तो ये हमने कुछ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्यों है, खबरों में क्यों है, समझते हैं। हुआ क्या कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस को ऑथराइज कर दिया अगेंस्ट द ऑफिशियल्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर दी थी इनटू एलिज्ड वॉर क्राइम्स जो कि यूएस की फोर्सेस ने की थी और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने की थी अफगानिस्तान में सिंस 2003। अब जो भी कर रही थी ये, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने उठा के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी। तो अब बात आती है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, आईसीसी है क्या। देखिए, ये एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जिसे इस वजह से बनाया गया था, इस वजह से स्टैब्लिश करा गया था ताकि इन्वेस्टिगेट कर सकें, प्रोसिक्यूट करें और इंडिविजुअल्स को ट्राई भी कर सकें अगर मान लीजिए इन्होंने कुछ सीरियस क्राइम करा है, ऐसा कुछ करा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूरी जो है दिक्कत दे सकता है या दिक्कत दी है उसने। जैसे कि क्राइम ऑफ जीनोसाइड बहुत बड़ा क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, या कोई वॉर क्राइम करा हो या क्राइम ऑफ अग्रेशन करा हो, तो इनको यहाँ पे जो है देखेगा ये कोर्ट। इस्टेब्लिश किसने किया था? इस्टेब्लिश किया था रोम स्टैट्यूट टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा 1998 में किया गया था। कोर्ट के पास हर एक क्राइम जो भी होता है, जो भी हुआ जुलाई 1, 2002 के बाद से, इन सारे क्राइम्स का जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास था। जब यहाँ पे रोमन स्टैट्यूट इस फोर्स में आया ना, उसके बाद से जो भी क्राइम था यहाँ पे सारा का सारा जुरिस्डिक्शन कोर्ट के हाथ में आ गया। और यहाँ पे 123 कंट्रीज हैं जो की पार्टी है इस रोमन स्टैट्यूट की। पहला जो है वो है कंट्रीज जिन्होंने कभी साइन नहीं करी ट्रीटी, जैसे कि इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की और वगैरह वगैरह, ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं। अब दूसरी इस तरह की कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन तो करा बट रेटिफाई नहीं करा, मतलब अप्रूव नहीं करा इस ट्रीटी को, जैसे कि इजिप्ट हो गई, इजराइल हो गई, आपकी इसके साथ ईरान है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह है। अब देखिए, ब्यूरुंडी और फिलीपींस ने इसको ज्वाइन भी करा बट बाद में इससे विड्रॉ कर लिया खुद को। अब ये जो आईसीसी है, इट डज नॉट रिप्लेस इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, रादर इट कॉम्प्लीमेंट्स देम। मतलब यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे यहाँ पे रिप्लेस नहीं करता, बट हाँ उसके साथ चलते कॉम्प्लीमेंट करता है। और केसेस जो इनके सामने आते हैं वो किस तरह से आते हैं समझते हैं। पहला, मान लीजिए कि इसकी जो मेंबर कंट्री है वो कोई सिचुएशन को रिफर कर दे अपनी टेरिटरी के अंदर ही, मतलब मान लो सपोज करो कोई कंट्री है जिसकी मेंबर है और उस कंट्री के अंदर ही कुछ ऐसा काम हो रहा है, तो वो मैटर ये उठा के उसको दे सकती है। या तो दूसरे तरीके से इसके अंदर केस आएंगे जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफर कर दे कोई सिचुएशन है जिसे यूएनएससी ने रिफर कर दिया इसको, तो इसके पास मैटर आ जाएंगे। और तीसरा ये कि ये खुद ही जो है एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दे अपनी मेंबर स्टेट को लेके, अपनी मर्जी से, अपने खुद के इनिशिएटिव से। तो ये कोई 3 तरीके हैं जिस तरीके से इनके पास केसेस आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आईसीसी यही जो है और वर्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों के बीच में आखिरकार क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। सबसे पहले फीचर्स को लेके बात करी जाए तो आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। वही जगह आईसीसी अभी रिसेंटली का 2002 का है। यूनाइटेड नेशन से इनका रिलेशनशिप बताऊं तो आईसीजी में ऑफिशियल कोर्ट है यूनाइटेड नेशन का, कॉमनली रिफर करा जाता है इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से, ज्यादातर मामले भी यही जाते हैं। लेकिन आईसीसी जो है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब बहुत सारे केस इनको यूएनएससी रिफर कर देता है, और या तो ऐसे हो सकता है कि ये इनिशिएट कर सकते हैं कुछ प्रोसिक्यूशंस बिना किसी यूएन एक्शन के या बिना रेफरल के भी कुछ केसेस कर सकते हैं। तीसरा, लोकेशन की बात करूं तो बहुत फेमस है आईसीजे की लोकेशन जो है वो पीस पैलेस हेग जो कि नीदरलैंड के अंदर है वहां है। वही जगह ये भी हेग नीदरलैंड में ही है।
जुरिसडिक्शन की बात करें तो आईसीजे में यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट मतलब नेशनल गवर्नमेंट्स आती हैं, लेकिन आईसीसी में इंडिविजुअल्स आते हैं। केसेस की बात करें किस तरह के आते हैं, तो एक कंटेंशियस पार्टीज के बीच में कोई दिक्कत है या एडवाइजरी ओपिनियंस, दोनों ही आते हैं, लेकिन इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है इंडिविजुअल्स का। सब्जेक्ट मैटर अगर बताऊं तो सोवेनिटी से लेके है ना, किसी भाई के कोई कंट्री है वो कह रही मेरी सोवेनिटी को खतरा है, जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट से लेके मैरीटाइम डिस्प्यूट से लेके ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन एंड मोर, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन इसके केसेस बताएं तो जीनोसाइड, कुछ क्राइम्स ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो गए, वॉर क्राइम्स हो गए, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन हो गए। अब ऑथराइजिंग लीगल मैकेनिज्म, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेट जिन्होंने रेटिफाई करा है यूएन चार्टर को, ये पार्टीज हैं इसके स्टैट्यूट की आर्टिकल 93 के तहत, और जो नॉन यूएन मेंबर हैं, जो यूएन मेंबर स्टेट्स नहीं हैं, ये भी यहाँ पे पार्टीज बन सकती हैं इसकी बाय रेटिफाइंग आईसीजे स्टैट्यूट। और इसके लिए हर एक स्टेट को यहाँ पे कंसेंट देनी होगी किसी भी एक कंटेंशन केस में बाय एक्सप्लिसिट अग्रीमेंट, डिक्लेरेशन के माध्यम से या किसी ट्रीटी क्लॉज के माध्यम से। आईसीसी की बात करें तो रोम स्टैट्यूट के अंदर ये आया है, ये यहाँ पे यही इसका लीगल मैकेनिज्म है, और इंडिया ने यहाँ पे इसको साइन नहीं करा है रोम स्टैट्यूट को। और आखिरी में अगर मैं अपील्स की बात करूं तो नन, मतलब आईसीजी का डिसीजन ये कंटेंशियस केस को लेके ये बाइंडिंग होता है पार्टी के ऊपर। अगर बवाल है तो जो इसने कहा है तो दोनों को मानना पड़ेगा। अगर स्टेट जो है वो फेल कर जाए, ना माने इनकी बात को, इनके जजमेंट को, तो यहाँ पे जो इशू है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक ले जाया जाएगा, और उसके बाद अथॉरिटी को रिव्यू करेगी ये क्या केस है क्या नहीं है, रिकमेंड और डिसाइड करेगी इसके इन्फोर्समेंट को लेकर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो अपील्स चैम्बर आर्टिकल 80 जो कि रोम स्टैट्यूट का है, वो अलाउ करता है रिटेंशन ऑफ एक्विटेड डिफेंडेंट पेंडिंग अपील। ठीक है, यहाँ पे जो भी अपील पेंडिंग है उसको सामने लेके रिटेन करने की बात करता है। तो यहाँ हमने पूरी बात करी इस टॉपिक के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये भी बहुत ज्यादा चलता फिरता टॉपिक है, अभी फिलहाल न्यूज में क्यों रहा है समझते हैं। रिसेंटली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, इसने अपनी रूलिंग दे दी इन एनरिका लेग्जी केस फॉर किलिंग ऑफ 2 केरलाइट फिशरमैन। फिर समझिए यहाँ पे रिसेंटली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसने रूलिंग दी एनरिका लेग्जी केस में, जो 2 केरलाइट फिशरमैन को मारने को लेके था उस केस में। तो अब थोड़ी सी खबर और जानते हैं, खबर है क्या। देखिए एनरिका लेग्जी, ये जो केस था ये ऑन गोइंग इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी थी, पूरे इंटरनेशनली कंट्रोवर्सी चल रही थी। ये हुआ क्या था कि यहाँ पे 2 इंडियन फिशरमैन को मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया के 2012 में। और किसने किया था, 2 इटालियन मेरीन्स ने किया था ये काम। अब ये बात आगे बढ़ी और 2015 में 2015 में क्या हुआ कि इटली ने एक केस फाइल करा जो कि इंडिया के अगेंस्ट था, फॉर डिटेनिंग इट्स 2 Marines and took the case to इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि इंडिया ने जो है डिटेन कर लिए हैं मेरे 2 मेरीन्स, जो जिन्होंने वही जो गोली मारी थी ना, उनको कर लिया है, और ये पूरा केस लेके चले गए ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी में, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंदर आता है। चलिए कोई बात नहीं, इतना चला ही। अब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी ने बाद में इसको पूरा मैटर को रिफर कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को। तो ये कुछ कहानी चल रही थी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चार्ट देखते हैं क्या है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो कि इस यूएनसीएलओएस के अंदर है, उसमें आते कौन कौन है, उसमें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी आते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आता है जो कि बनाया गया है इन अकॉर्डेंस विद द एनेक्स 7 ऑफ यूएनसीएलओएस, और इसके अंदर स्पेशल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी आते हैं जिसे बनाया गया है इन अकॉर्डेंस विद द एनेक्स 8 ऑफ द यूएनसीएलओएस। तो अब बात आती है कि यूएनसीएलओएस क्या है। देखिए ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। क्या है ये, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो यहाँ पे निकल के आया था फ्रॉम द 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, UNCLOS 3। ठीक है, ये अग्रीमेंट निकल के आया था तब जब ये यहाँ पे 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द लॉ ऑफ सी।
अब इसको अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट किया गया था इसको 1982 में। और जो पुरानी वाली थी ना, क्वाड ट्रीटी 1958 की, कन्वेंशन ऑन दी हाई सीज, इसको इसने रिप्लेस कर दिया था। और 1982 में अडॉप्ट तो किया गया था, लेकिन ये फोर्स में आया 1994 में। इसको लॉ ऑफ सी कन्वेंशन या फिर लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी बोलते हैं। समझ गए? लॉ ऑफ सी कन्वेंशन या लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी बोलते हैं। और ये करता क्या है? ये जो भी राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना, जो भी राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं नेशंस की, आपकी वर्ल्ड के सारे ओशंस के यूज को लेके, कि मतलब जो भी नेशंस हैं वो वर्ल्ड के जितने भी ओशन हैं उसको लेके, उसके यूज को लेके कुछ उनके राइट्स है ना, कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ये उन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। और उसके साथ ये जो गाइडलाइंस वगैरह है, ये कैसे आप बिजनेस करोगे, तो वो सारे नेशंस को बताता है। ये गाइडलाइंस रहेंगे, ये इन्वायरमेंट रहेगा, ये मैनेजमेंट रहेगा आपके मरीन नेचुरल रिसोर्सेज का, तो सब कुछ ही देखता है। अभी की बात बताऊं तो करेंटली इसके अंदर 167 कंट्रीज हैं, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी है जिसने इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर रखा है। अब इंडिया ने साइन करा था इस कन्वेंशन को 1982 में, और रेटिफाई करा था इसको 1995। कन्वेंशन ने यहाँ पे 3 और नए इंस्टीट्यूशन बनाए हैं इंटरनेशनल सीन को लेकर। समझ जाते हैं यहाँ पे कौन से 3 हैं। एक है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, दूसरा है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, और तीसरा है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। देखिए, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी की बात करूं तो ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है, जिसे इसी ने ही UNCLOS ने बनाया है, ताकि जो भी डिस्प्यूट आते हैं, है ना, जो भी निकल के आते हैं इंटरप्रिटेशन को लेके, एप्लीकेशन को लेके इस कन्वेंशन के, वो सारा बवाल इसके अंदर देखा जाएगा। अब जैसे कि मान लो साथ में इसमें डिस्प्यूट, कोई कन्वेंशन से डिस्प्यूट आ गया, जैसे कि मान लो लिविंग रिसोर्सेज हो गए सी के, है ना, सी के अंदर भाई जानवर रहते हैं ना, तो लिविंग रिसोर्सेज की बात हो गई, उससे रिलेटेड कोई मैटर है, या प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन है किसी मरीन कंसर्न का, है ना, द डिलिमिटेशन ऑफ मरीन जोन, उसका कोई मैटर है कि भैया देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा एरिया था, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हो गया, या नेविगेशन को, कंजर्वेशन या मैनेजमेंट को, इन्वायरमेंट के लेके, या मरीन साइंटिफिक रिसर्च को लेके, सब कुछ। और इसके अंदर कुछ 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं जिनसे ये बना हुआ है। ये सारी स्टेट पार्टीज के लिए ओपन है, आप आइए कन्वेंशन को ज्वाइन कर लीजिए। और एंड अदर कुछ स्टेट पार्टीज हैं जैसे कि स्टेट इंटरप्राइज या प्राइवेट एंटिटीज, सबके लिए ओपन है, जो चाहे वो आके ज्वाइन कर लें। दूसरी बात आती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की। तो ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि किंगस्टन पे बेस्ड है, जमाइका के अंदर, और इसे एस्टैब्लिश करा गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के ही द्वारा, इसी ने ही बनाया है इसको। ये इसका ये है कि भाई देखो, आप ऑर्गेनाइज करोगे, रेगुलेट करोगे, कंट्रोल करोगे, जितने भी मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज है ना, उन सबको देखोगे जो कि इंटरनेशनल सी बेड के एरिया के अंदर आते हैं। मतलब टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर नहीं, सी बेड एरिया के अंदर जितने भी मिनरल्स आते हैं सब ये देखेंगे, है ना, जो कि नेशनल जुडिक्शन के बाहर का एरिया हो गया। अभी आपको समझाती हूँ। मतलब यहाँ पे ज्यादातर वर्ल्ड के ओशन हो गए। देखिए, हर एक कंट्री है, जैसे हमारे देश है, हमारे देश के पास कितना है, 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है, तो अब नेशनल जुडिक्शन में आ रहा है। अब उसको छोड़ के हर एक कंट्री के पास कुछ कुछ अपने पास का एरिया होता है ओशंस का, उन सबको छोड़ के जो बाकी का ओशन बचा, जो किसी के अंदर नहीं आता, उसे वर्ल्ड ओशन कहेंगे। तो उसके अंदर जो भी मिनरल रिसोर्सेज है, उन सब के यहाँ पे रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल यही बॉडी देखती है। और सारी पार्टीज, जो कि सारी पार्टीज हैं टू द 1982 UNCLOS, जो इसकी जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी की सारी इस ISA की मेंबर अपने आप हो जाती हैं। तीसरा आता है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या है? देखिए, इसको कहा गया है, काम दिया गया है कि आप दो सिग्निफिकेंट रोल, दो इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाओगे इस्टेब्लिशमेंट को लेके, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाहर का इस्टेब्लिशमेंट है। आई मीन 200 नॉटिकल माइल्स जो कोस्टल स्टेट का है उसके बाहर का जो भी है, उसको लेके जो भी रोल निभाने हैं। जैसे पहला रोल इनको ये दिया गया है कि आप इवेलुएट करोगे क्लेम of a coastal state for an area of a continental shelf beyond 200 nautical miles। मतलब मान लीजिए कोई एक कोस्टल स्टेट है, वो कह रही है कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का एरिया कुछ ऐसा है जिसपे वो अपना हक कह रही है कि ये क्लेम करिए कि ये मेरा एरिया है, तो आप ऐसे क्लेम को इवेल्युएट करोगे। और दूसरा काम इनको ये दिया गया है कि साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस दोगे कोस्टल स्टेट को कि भैया आप किस तरीके से अपना जो क्लेम है उसे आप सबमिट करोगे, प्रिपेयर करोगे। ठीक है। अब
इसके अंदर 21 मेंबर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, जियोलॉजी की फील्ड में, जियो फिजिक्स या हाइड्रोग्राफी की फील्ड में, और इन्हें स्टेट पार्टीज ही इलेक्ट करती हैं इस कन्वेंशन के अंदर अपने नेशनल्स के में से। भाई ऑब्वियस सी बात है कि ओशन का मामला है तो दिस इज तो सो नॉर्मल ना कि वो लोग अपने इस फील्ड में जो है बंदे को एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। तो स्टैब्लिश करा गया था कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के द्वारा, और जो कंक्लूड किया गया था हेग 1899 में, हेग के अंदर किया गया था। कौन है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अलग अलग देशों की सरकारें हैं इसके अंदर, अलग अलग तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सर्विसेज देती हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टेट के बीच में बवाल हो जाए या स्टेट एंटिटीज के बीच में हो जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पार्टीज किसी के बीच में भी हो जाए, सबका ये सोल्यूशन निकालने के लिए तत्पर तैयार रहता है। इसके अंदर जो है वो 3 पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, है ना। जैसे कि आपका पहला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है ना, जो देखेगी, है ना, दैट ओवरसीज पॉलिसीज एंड बजट, क्या देखती है, पॉलिसीज और बजट को देखती है। दूसरा इसके अंदर है इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेटर्स की क्या पैनल है पूरा, जिसे हम लोग मेंबर्स ऑफ द कोर्ट बोलते हैं। और तीसरा इसके अंदर है इसका सेक्रेटेरिएट, जिसे हम लोग इंटरनेशनल ब्यूरो कहते हैं, और हेड करा जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। बात आती है हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका हेग नीदरलैंड्स में है, और जी हाँ दोस्तों इंडिया इसका मेंबर बिल्कुल है। आगे बढ़ा जाए, अब UNCLOS डिवाइड्स मरीन एरियाज इनटू 5 जोन। अब ये जो है इसने मरीन एरिया को 5 जोन में डिवाइड कर रखा है। तो पहला कि देर इज द लो वाटर लाइन, जिसे बेस लाइन कहते हैं, क्या, लो वाटर लाइन जिसे बेस लाइन बोला जाता है, अलोंग द कोस्ट एज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोस्टल स्टेट। तो जो कोस्ट के साथ साथ चल रही है, लो वाटर लाइन चल रही है, तो इसको ये बेस लाइन बोलेंगे, और ये बेस लाइन जो है रिकॉग्नाइज करी गई है जो कोस्टल स्टेट है उसके द्वारा, जो वो भी स्टेट है उसने यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। दूसरी बात करेंगे तो वो होगा इंटरनल वाटर्स। अब इंटरनल वाटर क्या है, ये ऐसा पानी है जो कि लैंडवर्ड साइड का है, बेस लाइन के लैंडवर्ड साइड है, मान लो ये बेस लाइन चल रही है तो इसका जो लैंडवर्ड साइड है यहाँ का ये पानी है ना, फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड, जहाँ से जो टेरिटोरियल सी की ब्रेथ तुम मेजर कर पाओ, मतलब हर एक कोस्टल स्टेट के पास पूरी आज़ादी होती है इसके इंटरनल वाटर पे, है ना, जैसे कि इसकी लैंड टेरिटरी पे होती है वैसे इसके पानी पे भी, मान लो बे पोर्ट है, कोई कोई पोर्ट है, इनलेट है, कोई रिवर है, कोई लेक है जो कि सी से कनेक्टेड है, तो सारा का सारा पानी एक स्टेट का होता है। तीसरी जो बात आती है वो आती है टेरिटोरियल सी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लो, अभी मैं समझा दूंगी आपको चीजें। यहाँ पे टेरिटोरियल सी की बात करें तो एक्सटेंड करती है सी वॉल्ट अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स बेस लाइन। अब जो देखो जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, यहाँ पे देखो ये बेस लाइन है, लैंड है किसी स्टेट की। अब इस बेस लाइन से ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक का जो पानी होगा इसे हम लोग यहाँ पे टेरिटोरियल सी बोलेंगे, ठीक है। अब कोस्टल स्टेट के पास इसकी भी आज़ादी है, जुरिडिक्शन होता है इस टेरिटोरियल सीट के ऊपर, आराम से आप आज़ादी है आप यूज़ करिए। और ये सारे राइट्स जो है एक्सटेंड नहीं करते ना ही सिर्फ सरफेस पे, बट सीबेड में भी, सब सॉइल में भी, इवन स्पेस पे भी, मतलब इतने एरिया का जो, ये मान लो ये है हमारा भारत, सपोज करो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये है भारत की ज़मीन है भारत की, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है इसका, ये तो पानी तो अपना है, नीचे भी अपना है, यहाँ भी अपना है, आसमान भी अपना है, ये पूरा एरिया हमारा ही है, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल सी हो जाएगा, समझ गए, ये नेशनल एयर स्पेस हो जाता है ये पूरा पूरा। अब बात आती है कॉन्टीजियस जोन की। अब ये देख लो, ये वाली जोन, ये कौन सी जोन है, ये यहाँ पे एक्सटेंड करती है सीवर्ड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इस बेस लाइन। अब देखो 24 कैसे, 12 तो ये था और इसके आगे के 12 ये है, तो मतलब बेस लाइन से अगर हम कंपेयर करें 24 हो गया, ये यहाँ तक के लिए कॉन्टीजियस जोन आ जाती है। अब ये क्या है, ये कि इंटरमीडिएटरी जोन है, मतलब टेरिटोरियल सी और हाई सी के बीच की ये एक इंटरमीडिएटरी जोन है, और कोस्टल स्टेट के पास भी यहाँ पे हक होता है, मतलब सपोज करो यहाँ पे इंडिया के पास हक होगा कि यहाँ पे दोनों प्रिवेंट और पनिश कर सकती है अगर मान लो कोई भी फिजिकल, कोई भी इमिग्रेशन, सैनिटरी या कस्टमर लॉ हो रहे हैं इसके, है ना, विद इन इट्स टेरिटरी या टेरिटोरियल सी में, तो यहाँ पे इसके पास पूरा हक है कि इस जगह तक वो जो है वो प्रिवेंट करे इसको या पनिश करे ऐसी चीज़ों को। अब
यहाँ पे टेरिटोरियल सी के विपरीत ये जो कंटीजियस जोन है ओनली गिव्स जुरिडिक्शन टू अ स्टेट ऑन ओशन सरफेस एंड द फ्लोर। अब यहाँ पे समझो, ये वाला इलाका है ना यार दोस्तों, इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या था, आसमान भी अपनी जमीन भी अपनी, लेकिन यहाँ पे आसमान अपना नहीं, आसमान अपना नहीं, पानी अपना और जमीन अपनी। बात समझ में आ गई इतनी? यहाँ पे आसमान अपना नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इसमें एयर और स्पेस फ्लाइट नहीं आएगी। देख लो यहीं तक है, नेशनल एयर स्पेस यहीं तक रहेगा, इसके आगे इंटरनेशनल एयर स्पेस हो जाता है पूरा पूरा। फिर आता है EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इससे अच्छा कोई चार्ट हो ही नहीं सकता आपको समझाने के लिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है ये। देखिए हर एक जो कोस्टल स्टेट है ये EEZ मतलब क्लेम कर सकती है EEZ को बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू इट्स टेरिटोरियल सी दैट एक्सटेंड सीवर्ड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स बेस लाइन। अभी जो EEZ होता है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होता है। तो हर एक जो स्टेट है ये क्लेम कर सकती है 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया अपने EEZ के अंदर। अब EEZ के अंदर क्या है कि कोस्टल स्टेट के पास ये राइट है कि आप एक्सप्लोर कर लो, एक्सप्लॉइट कर लो, कंजर्व कर लो, मैनेज कर लो नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जो भी आपके सॉइल के अंदर या सी बेड के अंदर जो भी है यहाँ से निकाल लो यार, सब तुम्हारा, सब तेरा। दूसरा क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्शन एनर्जी का करना है पानी के थ्रू, करंट्स के थ्रू, विंड के थ्रू, आप कर लो, ये आप ही का है, कोई दिक्कत नहीं, आप चिल रहो, कर लो आराम से। उसके साथ यहाँ पे टेरिटोरियल सी के विपरीत जो टेरिटोरियल और कंटीजियस जो जोन है इसके विपरीत जो EEZ है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया ना, जो रिसोर्स के राइट्स मैंने ऊपर आपको बताया, सिर्फ इतने ही मिलेंगे। मतलब इसमें यहाँ पे कोई कोस्टल स्टेट को ये हक नहीं होता है कि जो प्रोहिबिट कर या लिमिट कर दे नेविगेशन को या ओवर फ्लाइट को। मतलब अगर यहाँ से कोई निकल के जा रही है दूसरी कंट्री की शिप तो आप रोक नहीं सकते हो, समझ रहे हो? या आप कोई फ्लाइट निकल के जा रही है तो उसमें आपका कोई हक नहीं है। हाँ, हक जो भी है तो उसमें कुछ आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं, बहुत लिमिटेड एक्सेप्शंस होते हैं जब उस बेसिस पे खाली आप बोल सकते हो बस। फिर आती है हाई सीज का एरिया। तो अब ये तो समझ में ही आ रहा है, बड़े लेवल पे बात चली गई। तो ओशन का जो सरफेस और जो वाटर का कॉलम जो EEZ के बाद का एरिया आ जाएगा उसे हाई सीज बोलेंगे। ये नेशनल जुडिशन के अंदर नहीं आता। स्टेट कुछ एक्टिविटीज इस एरिया में कर सकती है तब तक के लिए जब तक के लिए आप शांति से कुछ काम कर लो, है ना? जैसे कि आप कहीं इधर से गुजर के चले जाओ, मरीन साइंस है, कुछ अंडर सी एक्सप्लोरेशन है, बस अगर ये सोचो कि हम यहाँ पे आतंक मचा देंगे, यहाँ से गहने निकाल लेंगे, तो कुछ नहीं कर पाओ। ठीक है, ये एरिया आ गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। ये हो गया जो इधर का हो गया, ये इंटरनल वाटर्स हो गया, ये तो अपना है ही है। ठीक है, ये आपकी जमीन हो गई। बहुत ही अच्छे से इसके अंदर समझाया हुआ है। ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार बैक करके सुन लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आया हो तो मतलब कुछ कमी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये लेक्चर। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership, just press the join button and enjoy the various perks. And you can also watch these videos on Facebook, just like the page Surfires. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.